ओके तो इस सवाल के अंदर अगर हम अपेरेंटली देखें तो जो होमवर्क के तौर पे दिया गया तुम लोगों को वो ये है कि भाई यूजुअली मैं 1000 की बेचता हूँ, अब मैं कितने की बेच रहा हूँ, 1500 की, 500 रुपये ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि मैं जो 500 रुपये ऊपर ले रहा हूँ इन टू क्वान्टिटी यानी कमिटेड क्वान्टिटी, तो 500 को अगर 292 से मल्टीप्लाई करो कितना आता है, 500 को अगर 292,000 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है जानी, कैलकुलेट करके देखो, 146 मिलियन। अब मैं आपसे पूछता हूं जल्दी से बताओ मेरे बच्चों, क्या ये कमिटेड क्वांटिटी है, ये कमिटेड क्वांटिटी की वैल्यू है, ऐसा है? ये वो हर साल आपको पे करेगा लीज की मद में, है ना? अब आपका सवाल होना चाहिए कि सर अगले साल वो फिर नहीं परचेज, नहीं तो अगले साल जो नए लोग आके नहीं परचेज करेंगे उसकी लीज न्यू बनेगी, वो अलग है। तो ये जो है ना, देखो कमिटेड क्वांटिटी है ना मेरा भाई, कमिटेड क्वांटिटी तो मतलब 292 फिक्स हो गई। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट ना लीज कंपोनेंट। फिर आप लोगों में से कितने लोगों को ये पता है कि IFRS 16 में एक वेरिएबल पेमेंट्स का भी कॉन्सेप्ट है? किसका? और अगर वेरिएबल पेमेंट्स को आप लीज का पार्ट तब बनाते हो जब आप एंटिसिपेट कर सको कि क्या वो एंटिसिपेटेडली कितने यूनिट्स परचेज करेगा। तो यहाँ पे तो मुझे पता है ना कि 292 करेगा, तो ये आ गया। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या मैं कह सकता हूँ मेरे 4 सालों का रेंटल है, यही है ना, 5 सालों का, सॉरी 5 सालों का रेंटल है, तो मैं लीज में सेल तो अल्लाह की कसम पूरी बुक करूंगा, इसकी पीवी लेके वो अकाउंटिंग अपनी चलती रहेगी। एग्रीड है? ऑनलाइन में जल्दी बताओ, बात समझ आती है मेरे बच्चों जल्दी से? तो इसीलिए अगर मैं आपको रीड कराऊं तो यहां पे कह रहा है कि भाई कंसिडरिंग द अबव इवैल्यूएशन द रेवेन्यू एंड द डिस्काउंट प्रेजेंटेड इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर revenue for both the testing equipment and the testing kits needs to be. Further, finance income and lease installment receivable also need to be presented in the balance sheet. Clarity है? इसको इस तरीके से देखना था। अच्छा अब वैसे अगर मैंने इसके जेनरिक प्रोसीजर्स की बात करूं आप लोगों से, जेनरिक प्रोसीजर्स का मतलब ये है कि लीज के प्रोसीजर्स आप लोग होते तो क्या लिखते हैं? तो आप सबसे पहले इसका एग्रीमेंट इंस्पेक्ट करते हैं और फिर मैं बातें करना सिखा रहा हूँ, फिर देखते वेदर द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स द लीज और नॉट, फिर उसकी डेफिनेशन को रिप्रोड्यूस करना, नहीं वेदर द एसेट हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड द कंट्रोल टू यूज द एसेट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द कस्टमर और नॉट, ये आपने किया। फिर आप उसमें से रेंटल्स की वैल्यू देखेंगे। अच्छा क्या आप एक्सपर्ट को हायर कर सकते हैं फेयर वैल्यू एलोकेट करने के लिए, हाँ या नहीं? तो वो भी आपको बताएगा ना कि भाई इसमें इसकी फेयर वैल्यू इतनी है, बाकी लीज की है, क्योंकि हम बोलेंगे अगर आप यही इक्विपमेंट लीज पे देते तो उसकी वैल्यू क्या होती, तो आज वो निकल जाता ना। तो जो भी आपका रेंटल आता उसमें से वो वैल्यू माइनस होती, बाकी आपकी फेयर वैल्यू हो जाती गुड्स की, और बाकी किसको एलोकेट हो जाती? लीज को। हम तो अभी सादा खुशबू देख रहे हैं ना कि भाई जो ऊपर है वो क्या है, रेंटल है। पर हाँ इन केस अगर आपको पता लगे, आपने एक्सपर्ट को बुलाया, आप बोलो कि भाई अगर ये मैं रेंट पे देता तो उसका रेंटल क्या होता, इसकी अलग से फेयर वैल्यू क्या है, तो उसमें से वो माइनस करो, बाकी जो पैसे आएंगे वो किसके होंगे? रेंटल्स के होंगे। ये बात हो रही है। अच्छा फिर क्योंकि इसमें IFRS 15 भी है, तो क्या हम GDN वगैरह इंस्पेक्ट कर सकते हैं अकरेंस के लिए? अकरेंस क्या होता है? नहीं, अकरेंस ये होता है ना कि क्या वो ट्रांजैक्शन हुई भी या नहीं भी, नहीं रिकॉर्डेड नहीं, गलत। अकरेंस का मतलब है ट्रांजैक्शन हुई हो तो रिकॉर्ड हो। तो अकरेंस कैसे देखी जाती है? जब आप उसकी असल में गुड डिस्पैच नोट देख लें, इनवॉइसेस देख लें कि वाकई में सामने वाले को डिलीवर हुई है या नहीं हुई है। नहीं देखो रिकॉर्ड तो हुई भी है, वाकई में एक्चुअल में हुई थी या नहीं हुई थी, दिस इज कॉल्ड अकरेंस। कंप्लीटनेस उलट होता है, कंप्लीटनेस होता है कि हो गई है पर रिकॉर्ड नहीं हुई, यहाँ पे अकरेंस की बात हो रही है। क्लियर है? आओ रीड करते हैं इसके प्रोसीजर। हम कह रहे हैं डिस्कस विद द मैनेजमेंट द प्रिपरेशन ऑफ अ वर्किंग टू रिफ्लेक्ट
द लीज ट्रांजैक्शन, हमने कहा ना कि भाई बनाओ, क्योंकि उसने तो अभी तक किया हुआ नहीं है. ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ द लेबोरेटरी टू कंफर्म की डिटेल्स इंक्लूडिंग क्वांटिटी एंड द प्राइस एट विच टेस्टिंग किट्स वुड बी परचेज. एग्रीमेंट लिखा ना हमने. Request a copy of the client working for the calculation of the present value of lease payments, perform an independent to confirm the detailed accounting treatment of the lease. देखो मैंने तो हमेशा आपको सिखाया प्रोसीजर्स के अंदर पहले पैरामीटर्स वेरीफाई होते हैं और फिर जाके रिकैलकुलेशन होती है. आगे वेरीफाई द डिस्काउंट रेट यूज्ड बाय द क्लाइंट अलाइन विद द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न. अच्छा भाई आगे use historical sales data and sales made at the regular prices to determine the fair value of the testing equipment. क्योंकि देखो अगर मैं टोटल वैल्यू में से फेयर वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट माइनस करूंगा तो बाकी कट्स की बच जाएगी, मुझे वो हेल्प करेगी रेंटल निकालने में. ऐसा ही है. आगे एनालाइज द कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग किट एंड प्राइसिंग स्ट्रेटजी ऑफ SEL फॉर असेसिंग द फेयर वैल्यू. रिव्यू द मैनुअल ऑफ टेस्टिंग इक्विपमेंट टू वेरीफाई इट्स यूजफुल लाइफ. अच्छा यूजफुल लाइफ में इसलिए देखना चाह रहा हूँ ना कि मुझे पता लगे कि फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है. अच्छा अभी कितने दिख रही है फाइनेंस, क्योंकि 5 सालों की लीज है. यूजफुल लाइफ कितनी है 6 साल. पर जिससे मैं इक्विपमेंट खरीदता हूँ, आपको बताया था इंपोर्ट करता है, उस मैनुअल में लिखा हुआ है कि ये 8 साल चल सकता है. तो 5 को अगर 8 से डिवाइड करो तो क्या आता है? हाँ जी 5 को अगर 8 से डिवाइड करें तो अब्दुल्ला शुएब क्या आता है जल्दी बताओ? 63. तो टेक्निकली क्या बन चुकी है ऑपरेटिंग लीज, अनलेस के बाकी कोई कंडीशन हो, बार्गेन परचेज ऑप्शन हो, कंपलसरी ट्रांसफर हो, वो अलग चीज़ है. क्लियर है. अच्छा इसमें लग रहा है कि कंपलसरी ट्रांसफर है, इसमें लग रहा है कि कंपलसरी ट्रांसफर है क्योंकि उसके बाद उसने कहा है कि नॉर्मल परचेज हो जाएगी. इसका मतलब 5 सालों बाद इक्विपमेंट उसका हो जाएगा. स्टिल दिस इज द फाइनेंस लीज. आगे examine the lease schedule prepared by the management for each testing equipment sold and verify the lease receivable and the finance income. Send confirmation to customer for verification of the amount due and sales made. उसको confirmation भेज दूंगा ना. आगे review of the cost of imported equipment and the inventory records maintained by the SEL for assessing the fair value. Examine the revised working prepared by the management considering the effects of current and जो अगर ये चेंज होगा तो इससे मेरा करंट और डेफर्ड टैक्स भी तो चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि रेवेन्यू बदल जाएगा मेरा. क्योंकि वो अच्छा मेरे ख्याल से लीज को टैक्स वाला नहीं मानता, तो क्या डेफर्ड टैक्स आएगा ना. आपने तो पूरा तिया पाचा चेंज कर दिया उसका, तो आप अभी इनकम बुक करके बैठे होंगे, वो लीज की इनकम वो रेंटल मान रहा होगा, तो फिर वहाँ पे एक फ़र्क आ जाएगा. तो अच्छा वैसे यहाँ तक बच्चे का दिमाग जाए ही नहीं कभी, ऐसा है ना. इसने पूरी ट्रांजैक्शन को डिस्कस किया कि इसमें होते तो क्या करते. चलें. आस्क मैनेजमेंट टू प्रिपेयर अ वर्किंग फॉर द पोटेंशियल प्रोविजन अगेंस्ट लीज रिसीवेबल एंड रिव्यू फॉर इट्स एक्यूरेसी. आपको पता है ना कि जब लीज रिसीवेबल है तो उसके ऊपर भी ECL लगेगा, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, है ना. कि ये भी तो डिफॉल्ट हो सकता है ना, कि हो सकता है वो पैसे ना दे. यस. आगे फिर आपने कहा कंपेयर द क्लाइंट वर्किंग और डिस्क्लोजर मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंश्योरिंग कंप्लायंस विद IFRS 16. आगे वेरीफाई द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन शीट टू इंश्योर फॉरेन एक्सचेंज लॉस इज नॉट मेड अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट. अच्छा एग्जामिन इनवॉइस डिलीवरी रिकॉर्ड कस्टमर ऑर्डर टू वेरीफाई अकरेंस. याद आया. रिव्यू कस्टमर लेजर एंड इंश्योर दैट द एग्रीड क्वांटिटी एज पर द एग्रीमेंट इज बीइंग परचेज. क्योंकि ये देखना इसलिए लाजमी, वरना पेनल्टी लगती है ना उस पर, तो पेनल्टी इनकम भी तो आती. क्योंकि अगर उसने कहा है कि हमने 292,000 यूनिट्स खरीदे हैं और एग्रीमेंट भी ये लिखा हुआ है तो कोई मसले वाली बात नहीं है. तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आगे जाओगे ना वैसे वैसे प्रोसीजर्स की जो आपकी टेक्निकलिटीज़ है ना वो बढ़ेंगी. तो आप ये देखो कि आपने एक एरिया में सारी चीज़ों को कवर करना है. इस सवाल के अंदर आप स्पेसिफिकली देखो ना रिक्वायरमेंट में, evaluate the impact of the new scheme on the audit of SEL and also state the audit procedure that should be performed for the above mentioned transaction. तो इस ट्रांजैक्शन को सही करने से जिस जिस जगह पे हिट आ रहा था वो सारी चीज़ें वेरीफाई करनी है. तो काउंट कर लेते हैं उंगलियों पे. लीज, उससे रिलेटेड डेफर्ड टैक्स, उसके रिलेटेड कॉस्ट की परचेजेस जो इनवॉइसिंग हो रही है, परचेज हो क्या आ रही है, फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क है, एक्सचेंज रेट सही यूज़ हुआ या
नहीं हुआ, और फिर सेल, 4 चीज़ें आई हैं इसमें, और ECL 5। तो ये देखो कि एक चीज़ अगर अकाउंट फॉर हो रही है तो उससे इम्पैक्ट्स क्या क्या निकलेंगे। क्लैरिटी है? जल्दी बताओ ऑनलाइन में क्लैरिटी। अब्दुल्ला और हमारा भाई शुएब, जल्दी क्लियर है ये 2 चीज़ें। अच्छा, अब ये तो हो गई इसकी बात। अब ज़रा बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट, कंसिडरेशन वाइल एक्विजिशन। अच्छा, हमने कंसोलिडेशन में ये देखा है, बस उसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं एडवांस के तौर पे कराना चाहता हूँ, यानी एडवांस मैकेनिज्म है इसका। सुनिएगा क्या कह रहा हूँ मैं अभी एक कंपनी का ऑडिट कर रहा था, तो उन्होंने 25% ओन किया हुआ था एक कंपनी में। अच्छा, तो ये क्या बन गई थी इसकी अब तक? एसोसिएट। ऐसा है? अच्छा भाई, अब जब ये एसोसिएट बनी हुई थी तो सेपरेट बुक्स के अंदर इस एसोसिएट को रखा हुआ था कॉस्ट पे, और लेट से वो 25 रुपये की कॉस्ट थी, 10,000 शेयर्स थे, तो ये कितना आ गया? 2.5 लाख रुपए। सही है? अच्छा, हुआ ये कि इस साल जून में जाके 35% की मजीद इन्वेस्टमेंट हुई, और 35% शेयर्स जो बनते हैं इसके, आप एक काम करें, 10,000 को डिवाइड करें 25 से और मल्टीप्लाई कर दें 35 से। 10,000 को डिवाइड करें 25 से और मल्टीप्लाई कर दें 35 से। 14,000 या 40? 14,000। मैंने रेशो बरकरार रखा ना कि अगर 25% शेयर्स मेरे कोई 10,000 हैं तो 35% कितने होंगे? 14,000। ये मजीद खरीदे। हाँ, अच्छा, इस दिन पे प्राइस चल रही थी 45, तो कितना आता है? 6,30,000। पेरेंट एंटिटी ने ये भी इन्वेस्टमेंट के तौर पे डेबिट कर दिया होगा सेपरेट बुक्स में। अच्छा, आपको ना याद होनी चाहिए स्टेप एक्विजिशन, कंसोलिडेशन पढ़ी है ना? तो स्टेप एक्विजिशन में ये होता है कि जब आप कंसोल करेंगे ना, जब आप कंसोलिडेशन करेंगे तो आपने ओल्ड इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू करना है ताकि उस दिन की फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाए। अच्छा, आप मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, पुरानी पड़ी हुई इन्वेस्टमेंट को अपडेट कर रहे हैं ताकि ये देखें कि अगर आज इन्वेस्ट करता तो वैल्यू क्या होती और नेट एसेट्स कितने के मिल रहे हैं। सही है? तो मुझे आप एक बात बताते हो, ओल्ड इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू करूंगा तो ओल्ड इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी थी? गेन बुक करूं ग्रुप रिजर्व के अंदर अपडेट करने के लिए कितने का? 25 से 45 का फर्क कितना है? 20 इंटू 10,000, 2 लाख रुपए, 450 आ गया। और न्यू इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी किस पे? फेयर वैल्यू पे। ये आ गया जानी 630। इन दोनों का सम 10,80,000। ये हो गई हमारी इन्वेस्टमेंट जो गुडविल निकालने के लिए यूज होगी। अच्छा, मुझे बताओ, बीइंग एन ऑडिटर आपका रिस्क है ना कि ओल्ड इन्वेस्टमेंट करेक्टली रीवैल्यू ना की हो, ये समझाना चाह रहा था। तो अगर देखो पेपर में आएगा तो ये लिखना पड़ेगा, और इसका प्रोसीजर क्या होगा कि वी विल इंस्पेक्ट नंबर ऑफ शेयर्स परचेस्ड फ्रॉम शेयर होल्डर एग्रीमेंट एंड सीडीसी। सीडीसी में आके गिरेंगे ना इनके नाम पे, तो सीडीसी स्टेटमेंट देख लूंगा कि क्या इन्होंने वो शेयर्स खरीदे या नहीं खरीदेंगे। अच्छा, और दूसरा, इंस्पेक्ट कर लूंगा प्राइस एट
द टाइम ऑफ initial purchase and at the time of further investment, ऐसा ही है। फिर रिकैलकुलेट कर लूंगा अपडेटेड फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, यही है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए था कि मुझे ये बातें लिखनी है, तभी तो मैं कह रहा हूँ स्पेशलाइज एरिया, वो सारी तफरीयाँ कर लो। मुझे क्या था, मैं आपको ये देखो ये फ्रॉड का चैप्टर है अगला, मैं शुरू करा देता, वो तुमने किया हुआ है कैफ में, मैं खाली उसको टॉप अप करूँगा कि किसी सवाल में आए तो कैसे करना है, सब्सिक्वेंट ये वो सारी चीज़ें। फिर रिपोर्टिंग में कुछ चीज़ें न्यू है वो हम करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो वो चीज़ें हैं ना जो आनी है, स्पेशलाइज्ड हैं, जो तुम्हारे लेवल की हैं। जैसे ये लीज वाला था, आइडेंटिफाई लीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो भी तो एक नई तफरी है ना, वो पता होना चाहिए। ऐसे जो जो आता रहेगा मेरे दिमाग में मैं कराता रहूँगा। चलें पहले बताओ, ये वाली बात समझ आती है? ये काफ़ी नहीं था। जब मैं इस कंपनी का ऑडिट कर रहा था ना, कंपनी ए का, तो इसने इसका कंट्रोल हासिल कर लिया कंपनी बी का। अच्छा, जब कंट्रोल हासिल किया ना, तो मेरी टीम मुझे कह रही है और क्या रिस्क है सर? नहीं, अब वो अपनी जो कंसोल वाली बातें हैं वो अपनी जगह, जो कंसोल वाली बातें हैं वो अपनी जगह। अब रिस्क पता है क्या है? इसके ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, नॉट ओनली इंटेंजिबल्स। मुझे एक बात बताओ, जब आप किसी कंपनी को ख़रीदते हो तो उसके अंदर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स होती हैं, ऐसा है? तो वो जो आपकी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स होती हैं, वो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स आप देखते हैं कि एक तो ऑन द बुक्स वाली होती है, जो पीपी की वैल्यू है। तो एक आपका रिस्क यहाँ से ये निकलता है ना कि ये फेयर वैल्यू सही ना हो, ये हो सकता है अप्रोप्रिएट ना हो, तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट वगैरह हायर करना पड़ेगा उसके एसेट्स की वैल्यूएशन को देखने के लिए। क्लियर है? ओके, ये हो गया। अच्छा, ये तो ऑन द बुक्स हो गया। एक और रिस्क है किस चीज़ का भाई? ऑफ द बुक्स में ज़्यादा खतरा है। अब ऑफ द बुक्स चीज़ें हो क्या क्या सकती हैं? इस कंपनी की कस्टमर लिस्ट जो 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 इस कंपनी के पास तो होगी, पर्सनल रिकॉर्ड। देखो, आपको इसको अलग से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इसको अलग से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो सब लगेगा गुडविल के पैसे दिए हैं, क्योंकि आपने इसके अलग से दिए होंगे। तो इसको अलग से रिकॉर्ड करते हैं ना, ताकि नेट एसेट्स बढ़ जाए और गुडविल कम हो जाए, क्योंकि वो पैसे इसके नहीं, गुडविल के नहीं होते, इसके होते हैं। अच्छा, एक तुमने रेस्टोरेंट खरीदा और उसके बाद रेसिपी है, स्पेशलाइज्ड रेसिपी, तो क्या वो भी उसका इंटेंजिबल है? तो क्या अगर वो मार्केट में चाहे तो जाके बेच सकता है? यस, बेच सकता है। तो क्या हमने जब उस रेस्टोरेंट को ख़रीदा होगा तो क्या उसने अपने टेबल चेयर वगैरह के पैसे लिए होंगे या रेसिपी के भी लिए होंगे, और साथ साथ कंपनी की गुडविल के भी? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि रेसिपी अगर बिकने लाएंगे तो उसकी भी फेयर वैल्यू डालोगे? अच्छा, फिर एक कंपनी के पास इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही है, रिसर्च में लगी हुई थी, वो तो रिसर्च एक्सपेंस आउट करती रही। आप उसको क्या करेंगे? कैपिटलाइज, क्योंकि आपको तो बनी बनाई रिसर्च मिल रही है ना, आपके लिए तो कॉस्ट, आपके लिए एसेट है बना बनाया, आप उसके आगे डेवलपमेंट करेंगे। तो ये कितनी सारी चीज़ें हैं जो यू नीड टू इनकॉर्पोरेट। चलो एक और चीज़, अगर इस कंपनी की कोई कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ हैं तो वो डिस्क्लोज की हुई होंगी, आप तो उसको वैल्यूएशन में इनकॉर्पोरेट करोगे ना, क्योंकि आपने उसके पैसे नहीं दिए होंगे, तो उसको वैल्यूएशन में भी डालो ना कि नेट एसेट्स में आपने उसको अज्यूम
नहीं किया, क्योंकि आप कह रहे हो भाई मैंने उसके पैसे ही नहीं दिए कम, तो मैं लायबिलिटी बुक तो करूँ ना। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप एक्वायरर हो, खरीदने वाले हो, आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। यस, इसको हम कहते हैं ड्यू डिलिजेंस। क्या कहते हैं? कहने का मतलब ये है कि जो बंदा खरीद रहा होता है ना कंपनी को, वो आपको बोलता है मुझे ड्यू डिलिजेंस करके दो कि इसके अंदर मुझे क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो ऑफ द बुक्स हैं, तुम मुझे ढूंढ के दो। एग्रीड? अब मैं आपसे एक एक करके पूछूं, अगर यहाँ पे आपको कंटिजेंसी दिख रही है और आपको लगता है कि कंटिजेंसी कोई मिस ना हो जाए, तो क्या यहाँ पे आप वो कंटिजेंसी के प्रोसीजर लिख सकते हो सारे? यस, सारे कंटिजेंसी के प्रोसीजर लिख सकता हूँ। लिस्ट ऑफ केसेस ले लूँगा, लॉयर ले लूँगा, 100% लीगल को वाउच कर लूँगा, देखूँगा कि कोई लॉयर मिस तो नहीं कर रहा, फिर उनको कन्फर्मेशंस भेजूँगा, उनके कन्फर्मेशन के रिस्पॉन्सेस को इवेल्युएट करूँगा। ऐसा है? ये सारे प्रोसीजर हो गए ऑफ द बुक्स के। अच्छा, फिर अगर इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, क्या मैनेजमेंट से मैं इसका प्लान ऑब्टेन कर लूँगा? इसके आज तक के जो अखराजात हुए हैं उसको वाउच कर लूँगा और असेस कर लूँगा कि क्या इसका कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मीट होता है या नहीं होता, और उसकी फेयर वैल्यू के लिए मैं इसकी मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स देख लूँगा कि ये मार्केट में बिक सकती है तो कितने की बिक सकती है। एग्रीड? अच्छा, फिर आपको ये भी पता होगा कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिसके पास कैरी फॉरवर्ड लॉसेस तो होते हैं बट वो रिकॉर्ड नहीं करती, बिकॉज फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट्स अवेलेबल नहीं होते। पहले बताओ ऑनलाइन वालों, बात समझ आ रही? जल्दी से शुएब, जल्दी से बताओ भाई। उसके बाद फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट्स अवेलेबल नहीं होते ना। सोचने का तरीका अच्छा देता हूँ, थैंक यू जानी। अच्छा नुमान, शुएब जल्दी बताओ, बात समझ आ रही है? जल्दी से जानी, नुमान शुएब जल्दी बताओ मेरे बच्चों, क्लियर है? हाँ जी भाई। वो कह रहा है सर जब आप ये कहानी बताते हैं तो उसे सोचने का सलीका आ जाता है कि सवाल में पिक क्या करना है। तो अब सुने, थैंक यू, अब सुनो आगे फौरन। अब मैं ये कह रहा हूँ, मुझे एक बात बताओ, जब मैं ये सारी चीज़ें लिख रहा हूँ तो मुझे एक चीज़ समझ आ रही है यहाँ पे कि यार अगर एक कंपनी है जिसके पास कैरी फॉरवर्ड लॉसेज हैं, यानी टैक्स वाला कह रहा है कि आपका लॉस है बट मैं क्लेम नहीं कर पाया क्योंकि मैं प्रॉफिट अवेलेबल नहीं था, पर वो मुझे स्टैंडर्ड ये कहता है कि डेफर्ड टैक्स एसेट उस हद तक रिकॉर्ड करने का अलाउड है जितना तुम्हें लगता है कि फ्यूचर में तुम्हें क्लेम हो जाएगा, पर उसने क्यों नहीं रिकॉर्ड किया हुआ सब्सिडरी ने? क्योंकि उसको लगता नहीं था। तो क्या मैं ये सारी कैरी फॉरवर्ड टैक्स लॉसेस उसके हिस्टोरिकल टैक्स रिटर्न से वेरीफाई कर सकता हूँ? मैं मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूँ कि आप मुझे हिस्टोरिकल एजिंग दे दो अपने लॉसेस की, हिस्टोरिकल टैक्स रिटर्न्स दे दो, वहाँ से मैच कर लोगे, देख लोगे कैरी फॉरवर्ड टैक्स लॉस बचता कितना है, और फिर उसी की टैक्स लॉ में जाके इंस्पेक्ट करोगे कि लैप्स पीरियड कितना है। ये सारे प्रोसीजर्स है ना, ये समझाता हूँ तुम्हें कि लिखने होते हैं। बात समझ आ रही है? पहले तुमने देखा लॉस कितना कितना किस किस साल से पर्टेन करता है, एजिंग, वो कैसे पता लगेगा? रिटर्न से, हिस्टोरिकल रिटर्न से। पहले तो आपने ऑब्टेन कर ली कैरी फॉरवर्ड लॉसेस की हिस्टोरिकल एजिंग, फिर उसको वैलिडेट किया हिस्टोरिकल टैक्स रिटर्न से, फिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जाके इंस्पेक्ट किया कि एट विच पॉइंट ऑफ टाइम दे आर गोइंग टू लैप्स, एंड फिर आपने प्रोजेक्शन से कंपेयर किया वेदर दे आर यूटिलाइजेबल और नॉट, एंड फिर उस प्रोजेक्शंस की रीजनेबलनेस को असेस किया, जो हम यूजुअली प्रोजेक्शंस में करते हैं इम्पेयरमेंट टेस्टिंग में, सब सेल्स वगैरह की ये वो के बाद में कितने की सेल हो रही है, सारी चीज़ें वही वाले प्रोसीजर आएंगे। एग्रीड है? चलें ओके, यहाँ तक भी बात समझ आती है। तो अब अगर मैं आपको कहूँ, मैंने आप लोगों को लिख दिया है कि ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स में कंसिडरेशन क्या क्या होती हैं। बिफोर एक्विजिशन बायर मस्ट फुली अंडरस्टैंड दिस एक्सपोजर बिकॉज दे में लोअर द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द डील। अगर आउटसाइड द बुक्स, ऑफ द बुक्स कोई ज़्यादा एसेट्स तो वैल्यू को बढ़ा देंगे, और अगर कोई लाइबिलिटीज हैं वो कम कर देगी। ट्रिगर द एडजस्टमेंट टू द अफेक्ट फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिक्वायर पोस्ट एक्विजिशन कैश आउटफ्लोस। अच्छा, पोस्ट एक्विजिशन कैश आउटफ्लो का मतलब ये होता है ना मेरा भाई कि अगर आपकी कंटिजेंसी है तो अगर आपको नहीं पता तो खरीद तो आपने ली, और अगर केस हार गया तो किसको पे करनी पड़ेगी? हमें, क्योंकि कंपनी तो मेरी है ना। अब जेब से किसकी पैसे जाएंगे? हमारी। तो क्या मुझे प्रीएम्प्ट ये पता होना चाहिए? तो मैं तभी तो खरीदते वक्त उसके पैसे नहीं देता, मैं बोलता हूँ अबे तू निकली तो मुझे पे करनी पड़ेगी। इसीलिए कंसोलिडेशन में उसकी लायबिलिटी को भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ।
क्लियर है? ये वो लॉजिक है, ये कंसिडरेशंस हैं कि कोई आपसे सवाल में पूछ ले एग्जामिनर कि भाई मुझे बताओ एक बायर जब खरीदना चाह रहा है तो उसकी क्या कंसिडरेशंस होंगी, तो ये वो है। क्लियर है? चलें अब ज़रा देखते हैं आगे। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स क्या क्या हो सकते हैं। टैक्स एक्सपोजर, इन्वायरमेंटल रेमिडिएशन ऑब्लिगेशन, यानी भाई आप जब ड्यू डिलिजेंस करने गए तो आपको पता लगा कि आपने धुएं के साथ साथ समंदर भी गंदा कर दिया एयर के साथ साथ, तो उस पर आप पे पेनल्टी लग सकती है। तो क्या ये भी एक लीगल एक्सपोजर है? इस पर जल्दी से मुझे बताते हो प्रोसीजर क्या हो सकते हैं। इंस्पेक्ट कर लूँगा कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द लीगल एडवाइजर एंड द कंपनी, इंस्पेक्ट कर लूँगा वो रेलेवेंट लॉ एंड रेगुलेशन जो इन पर पेनल्टी लगाने के लिए कहता है, कंफर्मेशन भेज दूंगा। प्रोसीजर कर सकते हो ना, इन्वायरमेंटल डैमेज की प्रोबेबल आउटफ्लो को देखने के लिए, टारगेटेड बात कर रहा हूँ। क्लियर है? और ये देखो यहाँ पे ये प्रोसीजर भी लिख दिए तुम लोगों के लिए, सही है ना? ये सारे ये आ गए। अच्छा अब इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सवाल देखो कितने नंबर का है, 16 नंबर का। उसमें क्या क्या आ रहा है? इन द लाइट ऑफ above discussion with the management, identify and discuss the probable and also suggest key investigation procedures that need to be performed for each of the assets and, यानी आपने इसमें से ऑफ बैलेंस शीट एसेट्स निकालने हैं और ऑफ बैलेंस शीट लायबिलिटीज़ निकालनी है। प्लीज़ ये करके आना, ये करके भेजना भी, मैं चेक करके दूंगा। और एक बात यहाँ पे बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर हमें अपने प्रोसीजर पक्के करने हैं, तो मैं जो हूँ ना बहुत ज़्यादा डिटेल में कैफ में कराता हूँ, कैफ वाले प्रोसीजर। एडवांस तो तुम्हें यहाँ करा रहा हूँ ना, पर मैं आज तुम लोगों के लिए वो सारे प्रोसीजर आज डाल देता हूँ कैफ वाले। तुम पे जिम्मेदारी आयद होती है कि कुछ भी करके उसको कंप्लीट करके आओ क्लास में। लेक्चर पीडीएफ भी डाल दूंगा साथ, बट मेरी रिक्वेस्ट तुमसे ये है कि वो पूरे सुनो ताकि तुम्हारा एक दिमाग में पूरा पैकेज बन जाए कि मुझे बेसिक भी आते हैं, टॉप ऑफ द लाइन ये करूंगा, और उसके अंदर मैंने प्रोसीजर सिखाने के लिए हर दर्जे की मेहनत की है। वो कर लोगे? वो एडिशनल है, वो इनको सपोर्ट करने के लिए लाजमी, ताकि तुम्हारा दिमाग फंक्शनल हो जाए वापस कि वहाँ जो प्रोसीजर्स किए थे क्या वो मुझे याद हैं भी या नहीं भी। फिर मैं तुम लोगों के लिए कोशिश ये करूँगा वो वाले प्रोसीजर, ये जो पूरे कोर्स में प्रोसीजर कराऊंगा एक जगह रख दूँ, पेपर में जाने से पहले वो पन्ने घुमा के जाना। क्लियर है? तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि वो लाजमी करके आना, ताकि उसके साथ साथ में कंसोल वगैरह IFRS 5 IFRS 8 सबके डाल दूंगा एक साथ। तो आप फिर क्या करेंगे कि ऑल टुगेदर ही हो, जैसे ये म्यूचुअल फंड कह रहा है वो भी डाल देंगे आगे, पर वो कैफ से पर्टेन करते हैं फाइनल से। अब जैसे ऑफ बैलेंस शीट तुमने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा वहाँ पे, तो यहाँ पे है ना। तुमने ये वाला नहीं देखा होगा, चेंज इन ग्रुप स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे आ रहा है। तो सारे स्पेशलाइज एरिया में कराऊंगा ताकि तुम्हें इत्मीनान रहे कि यार चलो मैं IFRS के एंगल से कवर्ड हूँ। फिर हम स्टैंडर्ड खेलेंगे। अच्छा कोई तुम बताओ ये किसी स्टैंडर्ड से सवाल आया था या स्पेशल नॉलेज के बेस पे? तभी मैं पहले चाह रहा हूँ कि वो एरिया हम कवर करके साइड में फेंक देना। फिर मैं तुम्हें बाखुदा बताऊँ, मैं तुम्हें रिपोर्ट के सवाल कराऊंगा ना, वो रूल बेस है कि या तो मॉडिफाइड है या नहीं है, या कैम है या EOM है। उसूल बेस सवाल तो तुम कर लोगे, तुम्हें मार्क्स किस में दिलवाना है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिनेरियोज पे। क्लियर है भाई? चलें जानी जल्दी बता दो, शुएब और नुमान जल्दी से जानी। हाँ IT भी कराऊंगा लाइव, बिल्कुल कराऊंगा। क्लियर है? नुमान जल्दी बता दो जानी। ऑल क्लियर? हाँ जी चलें, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।